जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है कि हम इस समय पेट की क्लासेस लेकर के आ रहे थे। ठीक है, पेट 2023 हमने बताया था कि इसकी सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आज साथियों उसी क्रम में आपको बता दें कि आज हम देखेंगे इतिहास में गुप्त काल के बारे में या फिर गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले कुछ मैं बता दूं आपको कि साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं, यूपी पुलिस या फिर जेल वार्डन, तो इसके लिए हमारा एक बैच है ड्रीम बैच। ठीक है, जो कि मात्र 399 रुपये में दोस्तों आप सभी को मिल जाएगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीज़ें कवर कराई गई हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप जूनियर असिस्टेंट 2023 यानी कि आपके 3831 पदों की तैयारी कर रहे थे दोस्तों, तो आप कर सकते हैं मात्र 399 रुपये में। इसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें खुद ही साथियों दो लोग क्या हैं, दो टीचर हमारे जूनियर असिस्टेंट सिलेक्टेड हैं। ठीक है, जिसमें संदीप सर और संजीव सर। ठीक है, इसके अलावा विवेक सर भी सिलेक्टेड हैं और संदीप सर आपको साइंस पढ़ाते हुए मिलेंगे, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से साइंस को प्रस्तुत करते हैं। किसी भी जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों मैं आपको बता दूं, जो हम पेट की क्लासेज ले रहे हैं, पीईटी पेट 2023 की क्लासेज जो ले रहे हैं, इसका हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जा करके आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। पूरे पेट की जो प्लेलिस्ट है उसको आप पूरा कर लीजिएगा, वहीं पर दोस्तों सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो साथियों, जब बात आती है पेट की, तो हम देखिए पेट में इतिहास देख रहे थे, और इतिहास देखिए हमने क्या क्या देख लिया है और क्या क्या आप देखेंगे। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता हमने पहले वीडियो में देखा, दूसरे वीडियो में हमने देखा है वैदिक संस्कृति के बारे में, तीसरे में हमने बुद्ध धर्म के बारे में देखा, चौथे में हमने जैन धर्म के बारे में, और पांचवें हमने मौर्य सम्राट के बारे में देख लिया। और ये आज छठा पार्ट है, जिसमें हम दोस्तों गुप्त वंश के बारे में बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। एक बात दोबारा बता तो दोस्तों, आप जाइए प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी नीचे, वहां जाकर के आप पेट की सारी तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में। आपको पता है कि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है, मौर्योत्तर काल के बाद आपका गुप्त वंश आ जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त वंश। देखिए बात करें अगर गुप्त वंश की, तो इसका दोस्तों कार्यकाल क्या था, तो 240 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। कितना? 240 से लेकर के 540, लगभग दोस्तों 300 सालों तक इसका राज्य था। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भैया शास्त्रीय युग या फिर स्वर्ण युग किसको कहते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं, तो याद रखेगा इसे भारतीय इतिहास का शास्त्रीय युग पूछे या फिर स्वर्ण युग पूछे, किसको बोलते हैं? गुप्त वंश को। यानी गुप्त वंश को ही है, गुप्त काल को ही हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं, स्वर्ण युग भी कहते हैं। याद रखेगा यही क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। ठीक है, और गुप्त काल की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी दोस्तों। ये एसएससी एमटीएस 2017 के एग्जाम में पूछा गया। आपको पता है मौर्य वंश में भी पाटलिपुत्र थी दोस्तों राजधानी, और गुप्त वंश में भी पाटलिपुत्र ही राजधानी थी। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब हम गुप्त वंश के संस्थापक देखते हैं। क्या देखते हैं? गुप्त वंश के संस्थापक देखते हैं दोस्तों, श्रीगुप्त। क्या है? श्रीगुप्त के बारे में 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक दोस्तों इनका राज था। किसके बारे में? श्रीगुप्त। देखिए गुप्त वंश के ये क्या थे? संस्थापक थे। देखिए इनसे बस यही दो क्वेश्चन बनेंगे कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन होंगे? श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। ये एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा भी गया है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। और बस इनसे एक क्वेश्चन और बनता है, इन्होंने आदिराज की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? आदिराज की उपाधि श्रीगुप्त द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों घटोत्कच गुप्त आएंगे। किसके बाद? देखिए श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त आएंगे, जिनका कार्यकाल दोस्तों देखिए इनका 240 से 280 था, तो इनका जाएगा 280 से 319 ईस्वी तक। ठीक, तो घटोत्कच आएंगे, इनके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे। इनका दोस्तों कार्यकाल क्या था? 319 ईस्वी से लेकर के 335 ईस्वी तक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इन्हें हम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। देखिए संस्थापक कौन होंगे? श्रीगुप्त।
अगर पूछ ले वास्तविक संस्थापक तब आप बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और इनकी उपाधि क्या थी, तो महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और एक चीज याद रखेंगे कि यह 319 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, इसीलिए 319 ईस्वी को गुप्त संवत के रूप में चला है। देखिए गुप्त संवत आप पढ़ते होंगे तो ये 319 ईस्वी को गुप्त संवत के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए आप देखेंगे 319 ईस्वी में ही दोस्तों ये किस पर, गद्दी पर बैठता है। तो यूपीएसआई में पूछा चुका है 2021 में कि गुप्त संवत कब, तो 319 ईस्वी में किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। चलिए अब दोस्तों एक चीज और याद रखेंगे कि प्रथम गुप्त शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला गुप्त शासक था, ठीक है। वैसे वैसे क्रम में दोस्तों तीसरा गुप्त शासक हुआ, पहला दोस्तों श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ना। तो इसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाने वाला एक गुप्त शासक था। और आपको बता दें यह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है। किससे करता है विवाह, तो लिच्छवी की दोस्तों राजकुमारी थी कुमार देवी, उनसे ये विवाह करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं समुद्रगुप्त। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा था समुद्रगुप्त, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यार कहेंगे इससे क्वेश्चन क्या है कि इन्हें दोस्तों विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, समुद्रगुप्त को। किसने कहा, विसेंट स्मिथ ने। क्यों कहा, क्योंकि आपको बता दें इसने उत्तर भारत में 9 राजा और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को दोस्तों पराजित किया, यानी 9 उत्तर भारत के राजाओं को और 12 दोस्तों दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया, इसलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था, विसेंट स्मिथ। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2022 में और यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसे परम क्रमांक कविराज या व्याघ्र परम क्रमांक भी कहते हैं दोस्तों। इसके और भी नाम थे, परम क्रमांक, कविराज और व्याघ्र परम क्रमांक दोस्तों इस नामों से जानते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में आया था कि कौन सा शासक एक अच्छा वीणा वादक था, तो चंद्रगुप्त दोस्तों, सॉरी समुद्रगुप्त क्या था, एक अच्छा वीणा वादक था दोस्तों। वीणा बहुत अच्छा बजाता था। आपको बता दें इसने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। कैसे कैसे, तो आपको बता दें वीणा बजाते हुए, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि खुद का वीणा बजाते हुए दोस्तों सिक्का किसने जारी किया, तो समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने वीणा वादक सिक्का जारी किया, गरुड़ के, अश्वमेघ यज्ञ के ना, और धनुर्धारी के, परशु के और व्याघ्रहरण, यानी 6 प्रकार के सिक्के इसने जारी किए थे। जिनमें से आपसे पूछा जाएगा वीणा बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त ने। दोस्तों इसका दरबारी था हरिसेन। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछ लिया गया कि हरसेन किसका दरबारी था, समुद्रगुप्त का। याद रखेंगे हरसेन इनका दरबारी था, किसका, समुद्रगुप्त का। दरबारी कौन था, हरिसेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसने दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा। और आपसे यह भी पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा, तो हरिसेन ने लिखा। ये एसएससी जीडी में पूछा गया। और आपको बता दें कि जो समुद्रगुप्त था दोस्तों इसके पास एक संगठित नौसेना भी थी, ठीक है, याद रख लेंगे। अब देखिए यहां से दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, एरण अभिलेख। एरण अभिलेख दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरण अभिलेख दोस्तों आपको बता दें कि कहाँ है, तो सागर मध्य प्रदेश में पड़ता है, सागर जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। आपको बता दें इसे भानुगुप्त ने जारी किया था। और इस अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि किसने जारी किया एरण अभिलेख, तो भानुगुप्त ने। क्या खास बात है इसकी, तो सती प्रथा, जिसका दोस्तों अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से करवाया गया था दोस्तों, उसका उल्लेख दोस्तों सबसे पहले यही मिलता है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख दोस्तों आपको एरण अभिलेख से ही मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाते हैं। देखिए सब प्रथम, पहले चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लें तो दोस्तों इन्हें विक्रमादित्य कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विक्रमादित्य किसको कहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों एनटीपीसी 2022 में भी पूछा गया है। और इन्हें विक्रमांक भी कहते हैं और परम भागवत भी कहते हैं। इनकी उपाधि धारण की, देखिए परम भागवत भी पूछा गया यूपीपीसी 2015 में। इन सबकी उपाधि इन्होंने ली थी। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया इनके विक्रमादित्य और परम विक्रमांक, है ना। देखिए परम भागवत, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब दोस्तों इसकी 2 राजधानियां थी। इन्होंने पहले तो सिर्फ एक तो पाटलिपुत्र पहले से थी, उसका उज्जैन को भी ये राजधानी बना लेते हैं। और इनकी पुत्री का नाम दोस्तों प्रभावती गुप्त था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया, यानी कि आप समझ सकते हैं इनकी पुत्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए और आपको बता दें इसने दोस्तों शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को भी हराया, ठीक है। यानी कि जो चंद्रगुप्त दोस्तों द्वितीय हुआ, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ, इसने दोस्तों शक शासक थे एक लोग रुद्र सिंह तृतीय, इनको हराया और सकार की उपाधि धारण की। देखिए जब शक को हराता है, शक शासक को हराता है, तो सकार की उपाधि भी धारण कर लेता है। और याद रखेंगे इसी के समय
इसके समय प्रथम चीनी यात्री फाहयान भारत आता है, जो कि 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में रहता भी है। और ये क्वेश्चन आपके पेट 2021 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2021 में, सीजीएल 2021 में क्या पूछा आता है कि फाहयान किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, चलिए अब देखिए फाहयान की एक पुस्तक उसने लिखा था, फा क्योंकि दोस्तों उसकी पुस्तक थी। और आपको बता दें कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में दोस्तों नवरत्न रहते थे। आपको बता दें कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसके दरबार में नवरत्न रहते थे दोस्तों। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी सीपीओ 2019 में, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में कि नवरत्न किसके यहाँ रहते थे। अक्सर दोस्तों बच्चे केवल अकबर को ही जानते हैं कि उनके यहाँ ही नवरत्न थे, मगर साथियों आपको बता दें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के यहाँ भी नवरत्न रहते थे। चलिए नवरत्नों का नाम मैं बता दूं, पहला कालिदास दोस्तों, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते थे। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई 2021 से पूछा गया। ठीक है, कि भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं, तो कालिदास को। इनकी रचनाएं दोस्तों महाकाव्य इन्होंने लिखे, रघुवंशम, कुमार संभव, ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया 2021 में। उसके अलावा खंड काव्य दोस्तों 2 लिखे, मेघदूत और ऋतुसंहार। और नाटक दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों। ठीक है, दूसरा दोस्तों धन्वंतरी, है ना। धन्वंतरी दोस्तों ये चिकित्सक थे, यूपीएसआई में पूछा गया। धन्वंतरी कौन थे, चिकित्सक, किसके दरबारी थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के यानी विक्रमादित्य का। ठीक है, अगले तीसरे दोस्तों बराहमिहिर, ये बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका और वज्जा तक नामक मतलब कि इन्होंने पुस्तकें लिखी। उसके अलावा अमर सिंह थे, अमरकोश लिखा। छपड़ा दोस्तों एक ज्योतिष था, क्या था, ज्योतिष दोस्तों, तंत्र विद्या वाला ना, ज्योतिष दोस्तों। ठीक है, नक्षत्र जो देख करके सारी चीजें बताता था, ज्योतिष था। ठीक है, और दोस्तों घटकर्पक क्या था दोस्तों, मुख्य सलाहकार था इनका। और दोस्तों शंकु वास्तुकार था। ठीक है, और बेताल भट्ट दोस्तों जादूगर था, क्या था, बेताल भट्ट इनका दरबारी था, वो जादूगर था। ठीक है, नवरत्नों में से। ठीक है, ये इसने सिंहासन बत्तीसी नामक पुस्तक लिखी। और वररुचि दोस्तों व्याकरणाचार्य थे दोस्तों, संस्कृत में इन्होंने व्याकरण लिखा। ठीक है, तो वररुचि ये हो गए आपके नवरत्न दोस्तों। नवरत्न याद रख लेंगे, दोबारा देख लेते हैं। कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, अमर सिंह, छपड़क, घटकर्पक, शंकु, बेताल भट्ट और वररुचि दोस्तों, ये इनके क्या थे, नवरत्न थे। ठीक है, ये चीज आपको याद कर लेना है। और सबसे एक चीज और याद रखेंगे, ये है आर्यभट्ट के समकालीन था। आर्यभट्ट की पुस्तक आपको पता है सूर्य सिद्धांत, जिन्होंने दोस्तों शून्य, पाई, रूट आदि का उल्लेख किया गया है दोस्तों इनके सूर्य सिद्धांत पुस्तक में। दोस्तों आर्यभट्ट के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, और इन्हीं को दोस्तों इन्हीं के नाम पर यानी आर्यभट्ट जी के नाम पर हमारा पहला उपग्रह भी छोड़ा गया था। ठीक है, ये सब आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि कहाँ से छोड़ा गया, कब छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए इनके बाद दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम आता है, जिसे हम महेंद्र गुप्त भी कहते हैं। इसका कार्यकाल दोस्तों 415 से 455 तक रहता है। आपको बता दें इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में दोस्तों, ये एसएससी जीडी 2022 से पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमार गुप्त। ठीक है, और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को पता है कि बिहार में स्थित दोस्तों, इसे बख्तियार खिलजी जलवा देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए कुमार गुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ दोस्तों किया और अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा भी चलाई दोस्तों। ठीक है, इसने यज्ञ भी किया और उसकी मुद्रा चलाई। और आपको बता दें कि कुमार गुप्त के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख भी मिले, क्या, कुमार गुप्त के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, जिनकी संख्या दोस्तों 18 थी। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, कुमार गुप्त दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए स्कंद गुप्त की बात कर लें, तो स्कंद गुप्त की बात करें तो हूणों का आक्रमण स्कंद गुप्त के समय दोस्तों से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, हूणों का आक्रमण किसके समय हुआ, स्कंद गुप्त के समय। ठीक है, अब दोस्तों इसने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के लिए दोस्तों गिरनार के प्रशासक चक्रपालित को नियुक्त किया था दोस्तों। ये भी याद रखेंगे, सुदर्शन झील हम बता चुके थे दोस्तों। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा ये है ना, मैं बता चुका था दोस्तों कि ये दोस्तों अशोक के समय से प्रचलित है। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, देखिए दोबारा दोस्तों जो चीजें खराब हो गई थी उनको दोबारा से निर्माण करने के लिए एक दोस्तों चक्रपालित को नियुक्त करता है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। चलिए अब गुप्तकालीन कुछ मंदिर देख लेते हैं दोस्तों। जैसे एरण्य मंदिर, एरण्य का विष्णु मंदिर, ये कहाँ है, तो एरण्य सागर मध्य प्रदेश में पड़ेगा। बुमरा का शिव मंदिर दोस्तों, आपसे पूछे कौन सा गुप्तकालीन मंदिर है दोस्तों, यहाँ बता दीजिएगा ना। बुमरा का शिव मंदिर, बुमरा सतना मध्य प्रदेश में पड़ेगा। सांची का मंदिर दोस्तों कहाँ, सांची मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ग्रुप डी में पूछा गया। इसके अलावा तिगवा का कंकाली देवी मंदिर दोस्तों जबलपुर में पड़ेगा। और भीतर गाँव का कृष्ण मंदिर दोस्तों, ये आपको पता है कानपुर में पड़ेगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों, ये आपको ललितपुर में पड़ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ललितपुर में पड़ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे दोस्तों गुप्तकालीन कुछ साहित्य देखते हैं, विष्णु शर्मा
विष्णु शर्मा दोस्तों पंचतंत्र है। यह भी आपके दोस्तों वीडियो एग्जाम में भी पूछा गया था, वीडियो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और यूपी ट्रिपल एस पेड 2022 से पूछा गया। शूद्रक की मत्स्यकटिकम है, वात्स्यन की कामसूत्र है, भास्कराचार्य की दोस्तों सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती दोस्तों यूपी जीआईसी 2017 में पूछा गया दोस्तों लेक्चरर में। ठीक है। दर्डिन की क्या है दोस्तों, कुमार 10 कुमार चरित और काव्य दर्शन। वहीं सिद्धसेन की न्यायावतार है। चरक की दोस्तों चरक संहिता दोस्तों ये आपको पता है ये एक प्रकार के वैद्य थे दोस्तों, यूपीएससी 2021 में पूछा गया। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, बीज गणित के क्षेत्र में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 में कि बीज गणित के क्षेत्र में किसने बहुत बड़ा योगदान दिया, तो आर्यभट्ट ने। ठीक है। चलिए, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस दोस्तों 2021 से पूछा गया। बराहमिहिर की बृहत संहिता या फिर पंच सिद्धांतिका। ठीक है। चलिए, और एक चीज यहाँ पे भी याद रखेंगे दोस्तों कि गुप्तकालीन अजंता की गुफाएं दोस्तों औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में हैं, जिन्हें 1983 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, यूपीएससी में पूछा गया दोस्तों। और अजंता गुफाओं में दोस्तों किसका है, जातक कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से क्या है, संबंधित है। ये भी आपके एसएससी जीडी 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा बता दूं कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ये भी एसएससी जीडी 2019 से पूछा गया क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। और प्रशस्ति में गुप्त वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी, तो आपसे पूछेगा प्रशस्ति में किस वंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी, तो गुप्त वंश के शासकों। एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया। चलिए, यहाँ मैं बता दूं दोस्तों विक्रम संवत 18 ईसा पूर्व था। ठीक है। शक संवत दोस्तों 78 ईसा पूर्व को। ठीक है। और गुप्त संवत दोस्तों 320 ईसा पूर्व। ठीक है। और दोस्तों ये आपका कलचुरी संवत दोस्तों 248 ईसा पूर्व। ठीक है। तो ये चीजें आप समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा बता दो, अगर आप पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जेल वार्डन की, हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों मात्र 399 रुपए में। कहाँ से दोस्तों, तो आप जाइए ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहां से आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक के लिए दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए हमसे जुड़ सकते हैं 13 38 31 पदों के लिए। ठीक है। 399 रुपए में हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से ज्ञान आरबीएल ऐप पर। और इसका दोस्तों हमने प्लेलिस्ट बना दिया है पेड 2023 का। ठीक है। पेड 2023 का। ठीक है। तो दोस्तों जा करके आप उसे लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा दोस्तों, वहां जा करके आप पूरी तरीके से क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।